presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. चैप्टर 9 मशरूम की खेती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंक 3। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मोराना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी ओटी लेकर आ रहा हूं। आज मैं आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिस चैप्टर से लेकर आ रहा हूं वो है हमारा चैप्टर नंबर 9 मशरूम की खेती। मशरूम की खेती के बारे में आज हम जानते हैं और जो मैं आपको 20-25 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से बताऊंगा उन्हीं में से आपके 3 नंबर की ओटी पूरी की पूरी फंस जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और गुरु की कृपा रही तो फंस भी जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से पूरे के पूरे प्रश्नों को पढ़ लें। ठीक है, तो मैं आपको एक एक ओटी आपको समझाने वाला हूं और यहाँ से 3 नंबर की ओटी आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम है। तो भारत में जो सबसे अधिक प्रचलित मशरूम है वो है हमारा श्वेत बटन मशरूम। प्रश्न आएगा भारत में सबसे अधिक प्रचलित मशरूम कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक प्रचलित मशरूम है वह श्वेत बटन मशरूम है। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है मशरूम क्या है या मशरूम है। वहां प्रश्न पूछे गए मशरूम है या मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार की फफूंदी है। दूसरा, मशरूम एक प्रकार का कवक भी है। मशरूम एक प्रकार का मृतोपजीवी भी है और मशरूम एक प्रकार का माइसेलियम भी। अब ये चारों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप उसे सत्य मान ले। सत्य सत्य में पूछता है कि मशरूम एक प्रकार का मृतोपजीवी है तो सत्य है। अगर आपको नहीं पता तो आप गलत करोगे। या मशरूम एक प्रकार का माइसेलियम है तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये चारों ही क्या है, मशरूम है। मशरूम। अगला प्रश्न है मेरा तीसरा, मशरूम की भूमि कहते हैं। मशरूम की भूमि हम जापान को कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक जो मशरूम जिस देश में पाया जाता है, उगाया जाता है, वो कौन सा देश है, जापान। इसलिए मशरूम की भूमि हम किसे कहते हैं, जापान। यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि मशरूम का जन्म स्थान है तो जापान। अगला प्रश्न है, प्रश्न आएगा आपका एनीमेटा कैसा मशरूम है। एनीमेटा कैसा मशरूम है। तो एनीमेटा एक विषैला मशरूम है। कैसा मशरूम है, विषैला, यानी जहरीला भी लिखा आ सकता है। एनीमेटा एक जहरीला मशरूम होता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा मशरूम विषैला होता है। कौन सा मशरूम विषैला होता है। तो एनीमेटा मशरूम जो होता है वो क्या होता है, एनीमेटा मशरूम कैसा होता है, विषैला होता है। प्रश्न है, कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, इंक के पास एक समस्या है या इंक के पास एक रोग है। समस्या भी आ सकता है, रोग भी आ सकता है। यानी पूछेगा इंक के पास एक समस्या है तो आपको पता होना चाहिए इंक के पास किस में होता है, मशरूम की फसल में होता है। ठीक है, दूसरा, इंक के पास एक रोग है तो किसका रोग है, मशरूम का रोग है। अब प्रश्न आता है कि मशरूम का एक रोग है तो मशरूम का एक रोग क्या है, इंक के पास भी है। अगर ऑप्शन में वो इंक के पास दिया या पूछे कि मशरूम की एक समस्या है तो कौन सी है, इंक के पास एक समस्या है। और जो इंक के पास, अब पूछ लिया इंक के पास कैसी समस्या है। तो जो इंक के पास होती है वो अनचाहे मशरूम की समस्या है। अनचाहे मशरूम का मतलब होता है जो ना तो खाने योग्य होते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता जो कहीं पे भी उगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मशरूम उनको हम खाते नहीं है परंतु मशरूम जैसी उनकी आकृति होती है। तो इंक के पास एक ऐसी समस्या है, अनचाहे मशरूम की समस्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वेत बंटन मशरूम में सबसे अधिक बसा पाई जाती है। यानी बसा सबसे अधिक कौन से मशरूम में पाई जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बसा सबसे अधिक कौन से मशरूम में पाई जाती है। तो बसा होती है वो सबसे अधिक कौन से मशरूम में पाई जाती है, श्वेत बटन मशरूम में पाई जाती है। अगर वो आपसे प्रश्न यहाँ पे एक और बनता है
कि श्वेत बंटन मशरूम में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं श्वेत बटन मशरूम में 50% वसा पाई जाती है। कितने परसेंट वसा पाई जाती है श्वेत बटन मशरूम में? 50% वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से मशरूम में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? सामान्य रूप से मशरूम में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? अगर वो किसी का भी नाम नहीं देता है तब आप उसमें 30 से 38% प्रोटीन बताएंगे। सामान्य रूप से जो मशरूम होते हैं उनमें 30 से 38% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑयस्टर मशरूम में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? अगर वो ऑयस्टर नाम देता है कि भाई ऑयस्टर मशरूम में कितने परसेंट पाई जाती है, तब हम लिखेंगे 30.4 यानी 30.4% पाया जाता है। ठीक है, तो आज सामान्य रूप से पूछता है मशरूम में प्रोटीन तो 30 से 38%, और ऑयस्टर मशरूम के बारे में पूछता है तो 30.4% प्रोटीन पाई जाती है। अगला है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम है तो एगेरिकस बाइस्पोरस। मशरूम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? एगेरिकस बाइस्पोरस, ये मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशरूम को शाकाहारी मनुष्यों का कहा जाता है, तो मनुष्यों का जो मशरूम होता है वो शाकाहारी यानी जो शाकाहारी जो मांसाहारी भोजन नहीं करते, ऐसे शाकाहारी जो मनुष्य होते हैं उनके लिए मशरूम मांस के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि मांस में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इधर मशरूम में भी कैसी है? प्रोटीन की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी मनुष्यों का मांस कहा जाता है। तो शाकाहारी मनुष्यों का क्या कहते हैं? मशरूम को मांस कहते हैं। अगला है, उच्च रक्तचाप के लिए मशरूम खाना लाभदायक होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे बीपी बोलते हैं, हाई मतलब हाई बीपी और लो मतलब लो बीपी। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप के लिए मशरूम खाना लाभदायक होता है। प्रश्न आएगा कि उच्च रक्तचाप के लिए लाभप्रद होता है मशरूम, हाई ब्लड प्रेशर में क्या लाभप्रद है? तो मशरूम लाभप्रद या लाभदायक होता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाए, सत्य सत्य में भी दे सकता है कि उच्च रक्तचाप के लिए मशरूम खाना लाभदायक होता है, सत्य है या असत्य है? तो सत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशरूम के बीज को कहते हैं, तो मशरूम के बीज को हम क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो दूधिया मशरूम होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैलोसाइबी इंडिका। क्या होता है दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम? कैलोसाइबी इंडिका। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम होता है कैलोसाइबी इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से मशरूम का क्या सूख जाता है? सूर्य के प्रकाश से मशरूम का क्या सूख जाता है? तो जो मशरूम का जो पिन हेड होता है वो सूख जाता है। पिन हेड क्या होता है? जैसे ये मशरूम है और यहाँ पे ये छतरीनुमा हो गया, ठीक है, और ये जो पूरा क्या हो जाता है? ये पिन हेड ये सूख जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से मशरूम का सूख जाता है पिन हेड। या पूछा जाएगा मशरूम का पिन हेड किसकी वजह से सूख जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की वजह से मशरूम का पिन हेड सूख जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीवीरीना रॉट मशरूम का रोग है, तो जो सीवीरीना रॉट है वो क्या है? मशरूम का क्या है? अब पूछेगा सीवीरीना रॉट है तो मशरूम का एक रोग होता है सीवीरीना रॉट। तो सीवीरीना रॉट मशरूम का एक रोग है। ठीक है, या प्रश्न पूछ ले ऑप्शन देने के बाद कि निम्न में से मशरूम का रोग है और उसमें सीवीरीना रॉट ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उस पर ही लगाएंगे। इसके अलावा भी और भी रोग है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, न खाने युक्त मशरूम को क्या कहते हैं? जिस मशरूम को खाया नहीं जा सकता ऐसे मशरूम को क्या कहते हैं?
तो ऐसे मशरूम को टॉन्ड स्टूल कहते हैं। न खाने युक्त वाले मशरूम को क्या कहते हैं? टॉन्ड स्टूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक है। मशरूम में जो ड्राई बबल रोग होता है उसका रोगजनक क्या है, यानी रोग कारक क्या है, किसके द्वारा फैलता है? तो जो मशरूम में ड्राई बबल रोग होता है वह वर्टीसीलियम क्या है, वर्टीसीलियम फंजी कोला के द्वारा होता है। तो मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक क्या है? वर्टीसीलियम फंजी कोला। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ही मैं और बता दूं, या तो वो आपको यहाँ से दूसरा भी पूछ सकता है कि मैंने अभी जो बताया था सीविरिना रॉट के बारे में, ठीक है, कि मशरूम का रोग है सीविरिना रॉट, और ये भी क्या है, ड्राई बबल, ये भी रोग है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, पूछ लिया जाएगा मशरूम का एक रोग है और सीविरिना रॉट ना हो, ड्राई बबल हो। ठीक है, जब दोनों हो तो उसमें A+B दिया हुआ, तीन रोग उसने लिख दिए तो आपको चौथा ऑप्शन क्या मिलेगा? ये सभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत बटन मशरूम का उत्पादन होता है। तो जो हमारे देश में श्वेत बटन मशरूम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मैंने पहला प्रश्न में ही आपको बताया था कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम कौन सा है? श्वेत बटन मशरूम। जब सबसे ज्यादा प्रचलित होगा तो उसको सबसे ज्यादा उगाया भी जाएगा। तो भारत में श्वेत बटन मशरूम का उत्पादन ही सबसे अधिक होता है। ठीक है, पकौड़े तथा अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम है। यानी अचार और पकौड़े जैसे व्यंजन अगर बनाने हैं तो सबसे लोकप्रिय मशरूम कौन सा है? तो उसके लिए सबसे लोकप्रिय जो मशरूम है वो ऑयस्टर मशरूम है। यानी अगर आप अचार बना रहे हो या पकौड़े बना रहे हो तो या कोई और व्यंजन बना रहे हो तो उसके लिए जो मशरूम जिस मशरूम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा मशरूम है? ऑयस्टर मशरूम होता है। अगला पॉइंट है, मशरूम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी पूछ लिया जाए, या तो तुम्हें ये सत्य में दे दे कि मशरूम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप कहोगे सत्य, पाए जाते हैं। या मशरूम में पाए जाते हैं, खालिस्तान दे दिया, तो आप लिखोगे विभिन्न प्रकार के एंजाइम। या मशरूम में विभिन्न प्रकार के ... पाए जाते हैं, तो एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, मशरूम की पाचन क्षमता कितनी है? तो जो मशरूम होता है उसकी पाचन क्षमता 87% होती है। कितनी होती है? 87% पाचन क्षमता होती है। अगला है, 454 ग्राम ताजा मशरूम में, जो 454 ग्राम ताजा मशरूम में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 120 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 454 ग्राम ताजा मशरूम से प्राप्त होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो 454 ही दे, 900 ग्राम दे दे, लगभग थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा ही। 454 की जगह 4590, तो 900 ग्राम दे दे कि 900 ग्राम ताजा मशरूम में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इसका भी हम दुगुना कर देंगे। यानी जितना आप 454 का उसमें भाग दे लो, जो आंसर आए उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या निकलेगा? ये भी निकल आएगा। ठीक है, किलो कैलोरी आपको लिखना है। मशरूम की खेती के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो मशरूम की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मशरूम को कुकुरमुत्ता, खुम्बी, खुम्ब, चियो, गुच्छी भी कहते हैं। मशरूम को कहते हैं कुकुरमुत्ता, खुम्बी, खुम्ब, चियो, गुच्छी। ये क्या है? इनके दूसरे नाम भी हैं। ऑयस्टर, ढींगरी, सीपी मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। तो जो ऑयस्टर मशरूम का पूछ ले, ढींगरी का पूछ ले, सीपी का पूछ ले, ये ऑयस्टर मशरूम के अन्य नाम है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है प्लियूरोटस सजर काजू। तो प्लियूरोटस सजर काजू। अगला प्रश्न है, बैट बबल रोग का रोगजनक क्या है?
तो जो बैट बबल ये भी क्या है, एक प्रकार का रोग है, और इसका जो रोग जनक होता है या रोग कारक है वो है माइकोगोन परनिसियोसा। माइकोगोन परनिसियोसा है। तो बैट बबल रोग का रोगजनक क्या है, माइकोगोन परनिसियोसा होता है। अगला है धान के पैरा मशरूम होते हैं, तो जो धान के पैरा मशरूम है वो छतरीनुमा होते, या छतरीनुमा मशरूम होता है तो धान का छतरीनुमा मशरूम को कहते हैं, तो धान का पैरा मशरूम कहते हैं। अगला प्रश्न है इंक केपस। ये मैं पहले शुरू में ही करा चुका हूं आपको कि इंक केपस कैसी समस्या है। तो इंक केपस अनचाहे मशरूम की समस्या है, मशरूम की समस्या होती है। अगर आप लोगों ने ये सारी ओटी याद कर ली तो आपको यहाँ पे 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, और सारी की सारी सिंपल ओटी हैं। आप एक बार में समझ में ना आए दोबारा से वीडियो देखें। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपका पेपर इन वीडियो से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो भी बना के डाल चुका हूं मैं पहले ही। तो आप वीडियो में जाके मेरे चैनल को खोलेंगे, बिल्कुल अंदर जाके चैनल के ऊपर मेरे को प्रेस करेंगे, और उसके अंदर जाके आपको या तो वीडियो में चले जाएं तो आपको सबसे नीचे वीडियो खोलेंगे और सबसे नीचे जाकर उल्टा देखेंगे, या फिर आप वहाँ प्लेलिस्ट लिखा रहता है ऊपर, प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक में पशुपालन का है और एक में फसल उत्पादन का है। तो आपको एक जगह ही पूरे के पूरे फसल उत्पादन के सारे क्या मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, और एक तरफ से आप प्ले ऑल कर दोगे तो एक तरफ से सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस जैसा आपको उचित लगे वैसे आप देख लेना। ठीक है, तो ये प्रश्न थे इसके जो लाभदायक इंपोर्टेंट प्रश्न थे, और ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से भी मैं बता दूं थोड़े से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे अधिक वसा किस मशरूम में पाई जाती है, ये सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, ये इन पे थोड़ा ज्यादा से ध्यान दे लें। ठीक है, तो ये इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एक पेपर और था वो अभी नहीं मिल रहा है मेरे को। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं मैंने फर्स्ट चैप्टर से आप इन प्रश्नों को याद कर लें। ये रहा फर्स्ट और 4 दोनों देख लो। फर्स्ट में है खेत में अतिरिक्त जल से होने वाली 8 हानियों का वर्णन कीजिए। जल निकास पर प्रभाव डालने वाले 4 कारक लिखिए। जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, कोई 4 कारण। और 4th चैप्टर में आप याद कर लें कि 4 मिश्र उर्वरकों या पोटाश युक्त उर्वरकों के नाम व पोषक तत्वों की मात्रा। मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, इसके 4 लाभ या हानियां। जैव उर्वरक का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट 4 हो गया। अब तीसरे और चौथे के बारे में और बता दो। थर्ड किधर गया, 2 और 3। 2 और 3 देखें। 2 में मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 स्रोत बताइए। पौधों में फास्फोरस लोहा के 3 कार्य या कार्य को महत्व भी बोल सकते हैं, तथा उनकी कमी के लक्षण भी पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये प्रश्न। ठीक है, अगला है चैप्टर 3 में वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसके संगठन बताइए, इसके महत्व बताइए। 3 नंबर का प्रश्न आता है, 3 पॉइंट याद करने। इंदौर विधि तथा बेंगलोर विधि में 4 अंतर लिखिए। 3 प्रश्न नंबर का आता है गोबर की खाद के 4 लाभ व 4 सावधानियां लिखिए। तो आप ये प्रश्न याद कर लेना। अब ये मेरे पास सेट भी था, और 3 प्रश्न मैंने चारों के आपको बता चुका हूँ, और इन सभी के वीडियो में डाल चुका हूँ। वहां पे क्या है, मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो पूरे सिलेबस के बनाए हैं, तो उसमें आप ये वीडियो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको देख लेना। कल जो मैं एक डालूंगा कल शाम को, उसमें मैं इनके जो 3 प्रश्न और हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इन्हें आप याद करें, और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।